हेलो स्टूडेंट, या वे सभी टैक्स पेयर जिनको अपने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अपनी आय का विवरण जमा करना है, अपने आय पर टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है। वैसे स्पेशली यह वीडियो हमने बनाया है उन एम्प्लॉइयों के लिए जो कहीं किसी संस्था में वर्तमान कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। वो अपने इनकम पर टैक्स लायबिलिटी को कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे उसकी गणना करेंगे, कैसे ट्रेजरी में अपना स्टेटमेंट टैक्स लायबिलिटी कैसे जमा करेंगे, वो उन एम्प्लॉइयों के लिए विशेष रूप से है। चलिए आते हैं। वे एम्प्लॉई या वे टैक्स पेयर जिसका फाइनेंस ईयर 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 है, अर्थात वे कर्मचारी, वे करदाता जिन्होंने अपनी आय को 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 के बीच में अर्न किया है, रिसीव किया है। इस वर्ष को हम लोग प्रीवियस ईयर या फाइनेंस ईयर कहते हैं। तो ऐसे करदाता जिसका फाइनेंस ईयर 22-23 है, वो अपने कर को कैसे कंप्यूट करेगा। इस समय जो लोग भी अपने कर को कंप्यूट कर रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, वे उन्हीं लोगों के लिए है जो जिसका फाइनेंस ईयर है 22 और 23, और इनका जो असेसमेंट ईयर होगा वो 23 और 24 होगा। यह असेसमेंट ईयर का मतलब ये है अपने अर्न की गई आय पर जिस वर्ष हम लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं या जिस फाइनेंस ईयर में हमारे इनकम पर टैक्स का असेसमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस वर्ष अपने इनकम को, जिस फाइनेंस ईयर में अपने इनकम को अर्न करते हैं उसे हम लोग फाइनेंस ईयर या प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लिया जाए कि उन टैक्स पेयर के बारे में हम लोगों का ये वीडियो है जिनका फाइनेंस ईयर 22-23 है एंड असेसमेंट ईयर 23-24 है। एक जनरल जानकारी ही सबको रखनी चाहिए कि अगर असेसमेंट फाइनेंस ईयर हमारा 23-24 है तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25। इसका मतलब इस समय जो 1 अप्रैल 2023 के बाद कमाना शुरू करेंगे उनका जो फाइनेंस ईयर होगा वो 23-24 होगा, और उनका जो असेसमेंट ईयर होगा वो क्या होगा 24 और 25 होगा। जो 1 फरवरी 2023 को सीतारमण ने जो नया बजट लाया, उसमें जो नया इनकम टैक्स स्लैब लाया, वो जितने भी रूल रेगुलेशन है वो कब एप्लीकेबल होगा, असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए। तो अभी तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है, आज हम लोग को टॉपिक क्या क्लियर करना है कि सर हम लोग का जो फाइनेंस ईयर 22-23 है, असेसमेंट ईयर 23-24 है, उनकी आय पर कर की गणना हम लोग कैसे करेंगे। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। वे एम्प्लॉई जिनका फाइनेंस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर कितना हम लोग का है 23 और 24 है। सबसे पहले सभी टैक्स पेयर को अपने टोटल इनकम की गणना करनी होती है। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले उनको अपने इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्यूट करना होता है। मतलब उनके एम्प्लॉयर से जो भी टैक्सेबल परक्यूजिट्स है, अलाउंसेस है, बेसिक सैलरी है, सबको इंक्लूड कर लेते हैं। उसमें से अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यदि एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिए तो उसकी भी छूट ले लेते हैं। इस प्रोविजन से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अगला हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
वही करदाता जिसके पास 2-4 कमरे का मकान है, उसने मकान को किराए पर दे रखा है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम निकाल कर उनको भी जोड़ना है। हाँ, यदि मकान के संबंध में कुछ इंटरेस्ट किसी बैंक से लोन लिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट होगा उसकी छूट अंडर सेक्शन 24 में ले लेंगे ये लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट। साथ में 30% एनुअल वैल्यू का डिडक्शन मिल जाता है। जो भी मकान का किराया मिलता है किराएदारों से, मकान के रिपेयर के लिए 30% की छूट मिल जाती है। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। यदि कोई व्यापार करता है, छोटा मोटा बिजनेस है, या कोई प्रोफेशन का काम करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या पार्ट टाइम कोई टीचिंग का काम करता है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगला हेड हम लोगों का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यदि किसी के पास कोई ज्वेलरी उल्ली है, कोई ज़मीन उमीन है, उसको अगर बेचता है तो उससे होने वाली जो इनकम है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, इसमें भी कुछ छूटें हैं। क्या हम लोग की छूटें थी? अंडर सेक्शन 54 में 54 है, 54B है, 54D है, 54EF है, 54 तमाम तरह के हैं। मतलब मकान बेच के मकान खरीदते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं। कोई भी कैपिटल गेन होती है, उससे अगर आप रहने के लिए मकान खरीदते हैं तो ऐसे कैपिटल गेन की आपको छूट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F तक प्रोविज़न किए गए हैं। अगला हेड हम लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वे इनकम जो ऊपर चारों हेड में नहीं है, जैसे बैंक का हमारा ब्याज हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। सारे इनकम को हम लोग अलग अलग हेड में इनकम को उसके रूल के अकॉर्डिंग कंप्यूट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको टोटल इनकम को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं, GTI। इसके बाद को डिडक्शन ले लेते हैं हम लोग हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U। इस हेड के अंदर के डिडक्शन क्या है? सर वो 80C की आपको छूट मिल जाएगी अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की। 1,50,000 की छूट ले लीजिए आप 80C के अंतर्गत। जैसे बच्चों का ट्यूशन फीस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, NSC परचेज ऑफ NSC हो गई। तो अगर ये सब खरीदते हैं तो आपको 80C के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। इसके अलावा और भी सेक्शन है सर, वो विशिष्ट बीमारियों के लिए 80DDB है, 80E है, एजुकेशन लोन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी छूट आप लोगों की है। कहीं दान चंदा देते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में 80G की छूट है। किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं उस पर जो ब्याज आपकी एक्रूड होती है, जो रिसिप्ट होती है, वह तो इस हेड की इनकम हो जाएगी, लेकिन आपको 80 TTA में छूट मिल जाएगी। यह वी करदाता जो विकलांग हैं, डिसेबल हैं, फुल्ली या पार्शली, उनको भी छूट मिलती है। यदि वो आंशिक रूप से विकलांग है तो 75,000 रुपये की छूट है, पूर्ण रूप से विकलांग है तो उनको 1,25,000 रुपये की छूट है अंडर सेक्शन 80U में, प्लस है लास्ट वाला ये। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग छूट ले लेते हैं। छूट के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं हम लोग हैं टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स देना होता है। आज हम लोग इसी टैक्सेबल इनकम पे कितना टैक्स लायबिलिटी होगी इसको आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। और भी किसमें प्रोविज़न है? क्या प्रोविज़न है कि सैलरी को छोड़कर यदि किसी अदर हेड में सैलरी में लॉस होती नहीं है, किसी भी हेड में यदि लॉस होती है तो उसकी रिकवरी उसका सेट ऑफ किसी अदर दूसरे हेड से कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन है, सेक्शन 71, 72 में है।
हाउस प्रॉपर्टी की यदि लॉस होती है तो उसकी रिकवरी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक किसी भी हेड से कर सकते हैं। तो मकान संपत्ति की हानि कैसे होती है? मकान के संबंध में यदि आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, उस लोन की ब्याज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है। 4 लाख आपने पूरे साल भर में इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो 4 लाख रुपए आपकी क्या मकान किराए पे नहीं दिए हैं। अगर किराए पे दिए हैं, मकान किराए पे अगर नहीं देते हैं, स्वयं रहने वाला मकान है तो केवल 2 लाख रुपए तक की छूट है ब्याज की। अगर किराए वाला मकान है तो पूरा का पूरा 4 लाख की छूट हो जाएगी। तो आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि मकान संपत्ति की हानि होती है उसकी रिकवरी हम लोग सैलरी से कर सकते हैं। ये एम्प्लॉइयों के लिए या टैक्स पेयर के लिए थोड़ा उनकी प्रॉफिटेबल की बात है, ये उनके लाभ योग्य है कि मकान पे यदि लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट सिर्फ आपको लॉस ही नहीं है, साथ में वो आपको प्रॉफिट भी करता है। कहाँ प्रॉफिट करता है सर? उस लॉस की रिकवरी हम सैलरी से कर देते हैं। सैलरी की इनकम हमारी कम हो जाती है, जिससे हमारी टोटल इनकम भी कम हो जाती है। बाकी अदर हेड में बिजनेस की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, बाकी सैलरी से नहीं हो सकती है। कैपिटल गेन की केवल कैपिटल गेन से हो सकती है। अदर सोर्सेज में सेटअप करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, केवल हॉर्स रेस का है। तो ये हम लोग का था। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल इनकम निकालनी होती है। पांचों हेड को इनकम टैक्स ने 5 हेड बना रखे हैं इनकम के। पांचों हेड को पहले ऐड करके 80C से 80U तक डिडक्शन लेके अपनी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम TI निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं टैक्स कैसे निकालते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब बनाया गया उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम दिया गया ओल्ड डिजाइन, दूसरे का दिया गया न्यू डिजाइन। अब इसको समझते हैं क्या है सर। दोनों में टैक्स और टैक्स पेयर को ऑप्शनल दिया गया। ये ऑप्शन दिया गया कि आप जो चाहो उसको वैकल्पिक व्यवस्था आपके लिए है, चाहो तो आप इधर का यूज करो, चाहे तो आप न्यू डिजाइन यूज कर लो। चलिए दोनों देखते हैं हम लोग हैं तो दोनों ही प्रोविजन है क्या हम लोगों का। ओल्ड क्या हम लोग का है? चलिए ओल्ड डिजाइन में क्या है, इनको 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। क्या पार्ट हम लोग का है? एक नंबर है वे टैक्स पेयर जिसकी एज इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी है? एज बिलो 60 ईयर। सिटीजन वे भारतीय नागरिक जिसकी आय 60 साल या उससे कम है। उनके लिए क्या है? 2,50,000 रुपए तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, नील। क्लियर? यानी कि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी हम लोग की है? 2.5 लाख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2,50,000 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक @5%। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%। आगे है नेक्स्ट, रुपीज लग जाए। 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक है @20%। इसके अलावा एबव ₹10 लाख 10 लाख रुपए से यदि अधिक है, 10 लाख 1 या उससे अधिक है तो @30%। टोटल जितना भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसको ऐड कर लेंगे हम लोग। ऐड सरचार्ज।
सरचार्ज कितना है? 10%, 15%, 20% और 37%। ये सरचार्ज की व्यवस्था है। 50 लाख से अधिक यदि आपकी इनकम है 10%, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो 15% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है 20 का। ये इनका सरचार्ज है। जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है इनके लिए सरचार्ज ऐड। जो भी टैक्स आएगा उस पे एजुकेशन सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों इसमें है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। जो टैक्स आएगा उसी का लगेगा। ये हम लोग का हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। कर दायित्व, इस तरह हम लोग वही करदाता जिसकी आय 60 साल से कम है उनके लिए 2.5 लाख रुपए तक फ्री है। अगले 2.5 से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, 10 लाख से अगर एबव है तो आपको 30% टैक्स है। इसके अलावा सरचार्ज है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। अब इसमें और क्या प्रोविज़न हम लोग का है? यदि करदाता की आय, कुछ इसमें छूट भी दी गई है 87A में, 87A में, ऐसे करदाता जिसकी आय 5 लाख रुपए या उससे कम है तो ऐसे करदाताओं को जो भी उनकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से उनको जो है 5 लाख या उससे कम है तो सरचार्ज तो लगना नहीं है। 5 लाख है उससे कम है उनको तुरंत रिबेट मिल जाएगा। क्या रिबेट है? अंडर सेक्शन 87A 12,500 रुपये की छूट। ये उन करदाताओं के लिए है जिसकी एज क्या है? अंडर या बिलो 5 लाख, अप टू 5 लाख। पाँच लाख 1 रुपया भी हो जाएगा तो आपको 12,500 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। इस प्रकार जरा 5 लाख करदाताओं पर जरा टैक्स निकाला जाए कितना आता है। ऐसे करदाता जिसकी आय 5 लाख रुपए है उस पर टैक्स कितना आएगा? तो 5 लाख पे पहले तो 2.5 लाख तो नील कर लिया जाए। अगले 2.5 लाख पर सर @ 5%, 12,500 टोटल हो गया लेस। चूँकि हमारी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए तक है तो हमको 87 में कितनी छूट मिल जाएगी? 87A में 12,500 नील हो गया। इस तरह व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसे करदाता जिसकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। वो टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। जो टैक्स लगेगा उनको छूट मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या 12,500 एकदम फिक्स है कि कुछ कम है? हाँ, जितनी टैक्स लाए 12,000, अगर 5 लाख, अगर ये 12,000 से कम टैक्स आता है तो उसी की छूट मिलेगी। जैसे यदि आपकी इनकम 4 लाख है तो 4 लाख में क्या हो जाएगा? यहाँ 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 7,500। 15 × 5 = 75, 7,500। तो आपको छूट 12,500 नहीं है, 7,500 की छूट मिलेगी। मतलब 12,500 और जो आपका टैक्स आया है विच यूर इज लेस, जो दोनों में कम होगा उसी की आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 12,500। ये ध्यान रखना है, ये उन्हीं टैक्स पेयर के लिए है जिसकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है। एकदम क्लियर रखिएगा, 1 रुपया भी अधिक हो गया तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। तो ये था हम लोगों का ओल्ड स्लैब, इसको बोलते हैं हम लोग हैं इनकम टैक्स स्लैब। भारत में जो कर की पद्धति है वो स्लैब सिस्टम है। स्लैब मतलब सीढ़ी।
5%, 10%, सॉरी 20 और 30%। जैसे जैसे करदाता की आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दरें भी क्या है, बढ़ती जाती है। यही रीज़न है कि इसको क्या कहा गया, इंडियन जो टैक्स स्लैब सिस्टम है उसको स्लैब सिस्टम जो सीढ़ी पद्धति कही गई। चलिए अब आते हैं हम लोग हैं न्यू रिजाइम में, देखते हैं हम लोग हैं इसमें क्या प्रोविज़न किया गया। इसमें और भी आगे आएगा। 2 नंबर अभी सीनियर सिटीजन, उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन, सबके लिए प्रोविज़न अलग है। 3 लाख 5 लाख रुपए तक की छूट है। अभी पहले इधर आते हैं न्यू रिजाइम में क्या किया गया, न्यू स्लैब में क्या हम लोग का है। इसमें भी क्या है, ऑन रुपीज़ 2.5 लाख रुपए तक तो नील है भाई। ये जो नया 7 लाख का आ गया है। नेक्स्ट 2.5 लाख, हाँ 2,50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक 5%। नेक्स्ट 5 लाख 1 रुपये से लेकर 7,50,000 तक 10%, 55% बढ़ेगा ये। नेक्स्ट 7,50,000 1 रुपये से लेकर 10 लाख 15%। नेक्स्ट 10 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख 50,000 20%। नेक्स्ट 12 लाख 50,000 1 रुपये से लेकर 15 लाख 25%। एबव रुपीज़ 15 लाख से अधिक इनकम आपकी है, 15 लाख 1 रुपये से अधिक है तो @30%। इसके अलावा जो भी टैक्स आएगा ऐड सरचार्ज, वही रेट 10%, 15%, 20%, 25%, 37%। इसके अलावा ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये आपकी हो जाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी, शुद्ध कर दायित्व। इस तरह ये हमारा न्यू रिज्यूम है। तो आपको लगेगा सर ये तो और अच्छा है, यहाँ तो सीधे 5 से 20 हो गया, यहाँ सर 5, 10, 15, 20 करके है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां ये रह गई, इसमें भी 5 लाख रुपए तक, वो जो नियम यहाँ था 5 लाख रुपए तक फ्री, यहाँ भी क्या है 5 लाख रुपए तक इनकम है, 12,500 रुपये की छूट इसमें भी धारा 87A के अंतर्गत आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये है कि सर इसके में 80C से लेकर 80C की कोई कटौती आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जो सैलरी में हम लोग का 50,000 का डिडक्शन है, मानक कटौती जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर वो भी मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट की बात बता रहे थे भी आपको, कि यदि मकान बनवाने, खरीदने, पुनर्निर्माण, मरम्मत के लिए किसी भी संस्था से लोन लेते हैं उस पर जो इतना भी इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, पेमेंट ये करें या न करें, आप उसकी छूट मिल जाएगी। सर वो छूट इसमें सर नहीं मिलने वाली है। मतलब यदि आपकी सैलरी है 5,60,000 या 5,40,000 है मान लीजिए, टोटल सैलरी आपने गया अपने विभाग से ले आया इनका अपना स्टेटमेंट इनकम का 5 लाख, तुरंत इसमें से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लीजिए अपना, कितना बचा 4,90,000। 4,90,000 अब आप पे 5 लाख तक छूट है ही हम लोगों का। सर इस रिज्यूम में रहेंगे आप तो सर आपको छूट मिल जाएगा।
इसमें जाएंगे तो सर ये छूट आपको धारा 16 के अंतर्गत जो सैलरी हेड में जो मानक कटौती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसकी छूट आपको मिलने वाली इसमें नहीं है। तो ये है सर, इसमें धारा 80C से 80 तक के सारे डिडक्शन हैं। इसमें सर धारा 80 की कोई छूट आपको मिलने वाली नहीं है। साथ में सैलरी हेड में जो है धारा 16 के अंतर्गत मानक कटौती की छूट नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी में धारा 24 के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती आपको नहीं मिलेगी। तो यदि आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है तब तो सर कोई NSC नहीं खरीदते हैं, किसी प्रकार की LIC नहीं है, तब तो सर ये वाला रिज्यूम आप अडॉप्ट कीजिए। लेकिन यदि आपके पास LIC करा रखे हैं, मकान के संबंध में लोन ले रखे हैं, NSC लेते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान दिए हैं, चंदा उपहार है, सर आप इसकी छूट लीजिए, क्योंकि इसमें धारा 80C से 80 तक आपको छूट मिलेगी। बैंक का जो ब्याज वाज है, इंटरेस्ट है, 80 TTA में उसकी छूट मिल जाएगी। किसी भी करदाता के पास यदि बैंक की इनकम है, बैंक की जो इनकम इंटरेस्ट के रूप में है, इंटरेस्ट की भी सेविंग अकाउंट है, तो उस पर आपको छूट मिल जाएगी धारा 80 TTA के अंतर्गत। अगर सुपर 10,000 रुपये तक की छूट है और अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको 50,000 रुपये तक की छूट है। ऋण बैंक के सेविंग अकाउंट, चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जहाँ भी आपका सेविंग अकाउंट में पैसा जमा होगा उस पर आपको छूट मिल जाएगी 10,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये तक की छूट। तो ये था हम लोगों का ओल्ड रिज्यूम था, ये हम लोगों का न्यू टैक्स। तो नया प्रावधान हम लोगों का ये है, आप चाहो तो ये इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, चाहो तो इसको। हमने सबके मेरिट डिमेरिट बता दिया। इसको अडॉप्ट करते हैं तो सैलरी में 50,000 की मानक कटौती मिल जाएगी आपको। तो सभी सैलरी पे के लिए तो अच्छा यही है कि वो अपनी मानक कटौती 50,000 घटा लें। जिसकी इनकम 50 लाख 70 5 लाख 40,000 5 लाख 50,000 है, वो आराम से कटौती ले सकते हैं। 80 DDB में कटौती मिल जाएगी। विशिष्ट बीमारियों के लिए यदि इलाज कराते हैं, कुछ पैसे उसे खर्च करते हैं, उसकी भी छूट इसमें है। ये था हम लोगों का दोनों स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स का असेसमेंट। कैसे हम लोग टैक्स का असेसमेंट करते हैं एक करदाता की। SAC मीन्स टैक्स पेयर या करदाता हिंदी में। चलिए अब आते हैं, उनके लिए आते हैं इसमें जिसकी एज 2 नंबर, जिसकी एज 60 एंड एबव और 80 बट लेस देन 80 तक है। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। इनके लिए क्या प्रोविज़न है सर? इनके लिए प्रोविज़न है 3 लाख रुपए तक नील। ध्यान से देखिए, 3 लाख रुपए तक किसी प्रकार का इनको टैक्स नहीं देना है। अब आ जाइए यहाँ अगले 3 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20%, और 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से एबव है तो 30% की छूट। इसके अलावा यदि इनकी इनकम भी 5 ही लाख तक है तब तो इनको भी धारा 87A के अंतर्गत इनको भी छूट मिल जाएगी 12,500 की। लेकिन यदि 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी अधिक हो गया तो सर इनको ये छूट नहीं मिलेगी। उसके अलावा छूट मिल गई तब तो यही काम खत्म हो जाएगा, तब तो एजुकेशन सेस लगाने की कोई बात ही नहीं हुआ। लेकिन यदि 5 लाख से अधिक है तो सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए डेस्क, कॉपी, बुक्स, खाना पाना, खाने पर जितना भी बच्चों को दिया जाता है, मिड डे मील योजना में सारे व्यवस्थाएं ऐसे से की जाती हैं। अब आते हैं ऐसे ना इंडिविजुअल जिसकी एज 80 एंड एबव 80 साल या उससे अधिक के हो गए, उनको क्या बोला गया? सुपर सीनियर सिटीजन, अति वरिष्ठ नागरिक। इस मतलब ओल्ड डिजाइन में हम लोग को 3 कैटेगरी की बांटी गई: सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। 2.5 लाख, 3 लाख, इनके लिए 5 लाख।
ऐसे करदाता जिसकी एज 80 साल या उससे अधिक हो गई है, 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। ये गायब हो गया। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, देखो ये कहीं चेंज हुआ ही नहीं है। ऊपर वाले में हमने पहले भी चेंज किया था। ये सेम दोनों अपनी जगह पे। 5 लाख से अधिक 10 लाख तक है तो 20% टैक्स देना है। 10 लाख से अधिक की जितनी इनकम होगी उसको 30% के टैक्स देना है। 5 लाख चूँकि इनकम इनकी है, 5 लाख तो ऐसे भी फ्री है, तो इनको 87 ऐसे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख रुपए तक 87 की छूट थी, 5 लाख ये भी छूट पा गए। तो ऐसे समझा जाए कि यदि करदाता की इनकम 5 लाख से कम है तो एज ए सुपर सीनियर सिटीजन ही तरह उसको अभी टैक्स छूट मिल जाएगा, धारा 87A के अंदर का छूट पाकर वो। चलिए, इनको तो ऑलरेडी पहले से 5 लाख की छूट है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इनका सरचार्ज है, और 4% क्या हम लोग का है, एजुकेशन सेस है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पहले ये सिर्फ एजुकेशन सेस नहीं लगता था। जब से स्वच्छ भारत योजना आया तब से इसमें 3% पहले लगता था। स्वच्छ भारत योजना आने के बाद इसमें 1% और बढ़ गया हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के संबंध में जितने भी खर्चे उर्चे होते हैं। तो सरकार पहले भी हम बता चुके हैं बजट बनाती है, तो उस बजट के लिए रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करेगी, तो टैक्स क्या है, सरकार के रेवेन्यू का एक सबसे बड़ा सोर्सेस है। इसी टैक्स के माध्यम से सरकार अपने रेवेन्यू अर्न करती है। तो जब भी सरकार कोई प्लान बनाती है, उस प्लान के लिए रेवेन्यू कहाँ से लाएगी, वो टैक्स में कहीं न कहीं 1% 2% इंक्लूड कर लेती है। तो 4% बढ़ा के किया गया तो हम लोगों का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना हो गया है, 4%। इसमें सभी के लिए चाहे एज 80 हो 60 हो, सब जितने भी एज हो सबके लिए एक रिज्यूम है। 2.5 लाख तक फ्री है, अगले 2.5 से 5, 5 से 7.5, इसमें 2.5 लाख का वेरिएंस। ये देखिए आप, इसमें क्या था 2.5, फिर 5, फिर 5, 10 से अधिक जितनी भी हो। इस तरह हम लोग ऐसे करदाता जिसकी इनकम 22-23 में यदि अपनी इनकम को अर्न किए हैं, वो अपनी इनकम को कंप्यूट कर लें, और उस इनकम में से यदि सैलरी पे है, पहले समझाया थोड़ा सा, ये वीडियो हम उन एम्प्लॉइयों के लिए बनाए हैं जो इस समय टैक्स के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कैसे कितना टैक्स लगे, कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो वो लोग क्या करें, पहले अपना 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2023 तक की अपनी इनकम ले आएँ। उसमें से क्या करें, वो अगर सैलरी पे ही हैं तो उनको 50 रुपये डिडक्शन घटा लें। उसमें वो जो डिडक्शन बचता है, उसके बाद NSC लिए हैं, NSC अगर खरीदे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर उनका प्रीमियम जमा किए हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस की रसीद जो कॉलेज में जमा करते हैं, विशिष्ट बीमारी के लिए 80 DDB की उस सारा छूट को कंप्यूट कर लें, उसमें से माइनस कर लें। उसके बाद माइनस करने के बाद यदि कहीं 5 लाख रुपया उससे कम आ गया तो टैक्स लगा लीजिएगा और 87A की छूट ले लीजिएगा, आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन यदि 5 लाख से अधिक इनकम आ गई तो आपको छूट नहीं मिलने वाली, आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। जैसे यदि आपकी टैक्स सारी छूट लेने के बाद आपकी इनकम हो गई है 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये पे कितना टैक्स देना होगा ये क्लियर देख लीजिए। अब आन 2,50,000 पर नील हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगले 2.5 लाख पर, अगले 2.5 इनको बोल रहे हैं, देखो अभी लिखे थे बीच में 2.5 से 5, तो 2.5 से 5 में कितना वेरिएंस आ रहा है, 2.5 लाख है तो आ रहा है ना। @ 5% कितना हो जाएगा, 12,500। देखो यहाँ मिला के 5 लाख हो गया, इनकम कितनी 6 लाख है ना, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस ₹1 लाख का 20%, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 20,000, कितना हो गया 32,500 ऐड। अब आपको छूट मिलने वाली नहीं है 87A की, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से अबव जा चुकी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सारी छूट की व्यवस्था कर लीजिए जिससे आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक बना रहे, तो आपको 87A में छूट मिल जाएगी। तो पहला छूट तो अपने सैलरी हेड में ले लीजिएगा 50,000 की। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो 32,500 का 4% आ जाएगा 1,300 रुपये। 500 गुणे, हाँ ठीक, 1,300 रुपये हो गया। ये हो गया 800, ये हो गया 3,
आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई है सर? वो 33,800 रुपये आपको टैक्स जमा करना होगा। यदि कोई TDS ODS है तो इसमें से टैक्स TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, कुछ ऐसे भी इनकम है जिस पे टैक्स पहले से कट चुका है तो उसकी आपको यहाँ छूट मिल जाएगी। तो नॉर्मली सैलरी पे के लिए क्या TDS का मौका नहीं रहता है, तो इस तरह जिसकी इनकम 6 लाख है वो 33,800 रुपये की छूट उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 6 लाख को कंप्यूट करते समय ध्यान रखिएगा अपने सैलरी हेड का डिडक्शन घटाना है, साथ में 80C से लेकर 80U तक के घटाना है। यदि कोई डिसेबल पर्सन है तो खुद अपने आप में 75,000 और कंप्लीटली डिसेबल है तो 1,25,000 वो घटा सकता है, तो ऑटोमेटिक को 5 लाख से कम आएगा। इस तरह आज हम लोग का वीडियो उन कर्मचारियों के लिए जो कहीं पे वर्तमान में कार्यरत हैं या रिटायर होने के बाद पेंशन पा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा पेंशन वो भी टैक्सेबल है, टैक्सेबल सारी इनकम है, बस वो मिनिमम एजम्पशन अमाउंट से अधिक होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी इनकम है जो अंडर सेक्शन 10 में एकदम क्लियर डिसाइड किया गया ये इनकम क्या है, फ्री है हम लोगों का है। कैसे? किसी विपत्ति पर, डिसास्टर पे हम लोगों को विपत्ति पर सरकार 1 लाख 2 लाख देती है, ट्रेन एक्सीडेंट कर गया 50,000 देती है, बच्चों की स्कॉलरशिप देती है, ये सारी इनकम क्या है? टैक्स फ्री है। तो अंडर सेक्शन 10 में सारा प्रोविजन किया गया है कि कौन कौन सी इनकम क्या है? टैक्स फ्री है। कैसे? एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये या उससे कम है, एग्रीकल्चर इनकम भी क्या है? टैक्स फ्री है। 5,000 से अधिक है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम यदि आपकी 2.5 लाख से अधिक है तब तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो तो अलग टॉपिक है, एग्रीकल्चर इनकम का क्या प्रोविज़न है। तो आज हम लोग सिर्फ वो, हाँ ऐसे ये समझ लीजिए जिसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं, नॉर्मली वो सर्विसमैन है और वो वेतन कमाते हैं, तो अपने वेतन पे कर की गणना कैसे करें, दोनों रिजाइन में से किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसको उसमें फ़ायदा लगे। अब दोनों में टैक्स लगा के देख लीजिए किसमें हमको टैक्स फ़ायदा मिलता है, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। इस तरह असेसमेंट ईयर 23-24 का ये प्रोविज़न है। अभी आप जो अगला अभी जो आया है नया बजट में वो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है, वो भी आपके लिए बाद में होगा। पहले आप अभी कमाना शुरू कीजिए। कौन सी इनकम कमाएंगे? वह इनकम जो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 के बीच आप कमाएंगे, उनके लिए ये नया प्रोविज़न आया है। तो वो आपको आगे अगले वीडियो में इसको कवर किया जाएगा कि सर अगले साल आपकी कितनी इनकम पे टैक्स लगेगा, क्या न्यू रिजाइन है, क्या हमारा ओल्ड है। और उससे नए वाले में भी जो नया आया है उसमें भी ओल्ड में कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं है। ये हम लोग का वीडियो आज का कंप्लीट लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।